अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों पर एनआईए की रेड्स, 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, 65 लाख रुपए कैश और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के झंडे बरामद। तो दोस्तों, ये हेडलाइंस जो मैंने पढ़ी हैं, शायद ये खबर आपको मिल गई होगी और शायद कल आर्टिकल 370 और एमपी के नए सीएम के बनने की खुशी में नोएडा का गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा होगा। लेकिन आज आपको इस खबर को जानना चाहिए, क्योंकि ये खबर ऐसी है जो सीधे सीधे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर उंगलियां उठाती है। ये खबर ये बताती है कि देश का मुसलमान देश विरोधी आतंकवादी संगठनों के साथ काम कर रहा है। ये खबर ऐसी है जो ये बताती है कि जो लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान देश से गद्दारी नहीं करते, वो गलतफहमी में हैं। खैर, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये उस गोदी मीडिया के लफ्ज़ हैं जो इस खबर को दिखाती है। मैं तो आज आपको ये बताऊंगी कि ऐसी खबरों का अंजाम क्या होता है, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि ये खबर असल में क्या है। तो दोस्तों, 9 दिसंबर के दिन इंडिया टुडे की वेबसाइट ने एक खबर पब्लिश की और ये बताया कि कैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में अलग अलग लोकेशन पर रेड की और इन लोकेशन से 15 लोगों को हिरासत में लिया। एनआईए का कहना है कि 15 लोग पकड़े गए हैं, हमारे देश में आतंकवाद को प्रमोट कर रहे थे और ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। एनआईए ने ये भी बताया कि पकड़े गए लोग इस्लामिक स्टेट के एजेंडे पर काम कर रहे थे। इनके पास से मोबाइल्स, लैपटॉप, धारदार हथियार और कुछ हार्ड डिस्क, हमास के झंडे और 65 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। हालांकि जो 15 लोग पकड़े गए हैं या इनके पास से जो भी सामान बरामद हुआ है, उसकी एक तस्वीर, एक विजुअल्स मीडिया के सामने नहीं है। जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट ने इस खबर को चलाया, वो सिर्फ इस तरह की एनआई टीम की जैकेट पहने लोगों की तस्वीर के साथ चलाया है। खैर, मैं ना तो एनआईए की इस रेड और इस इन्वेस्टिगेशन पर कोई सवाल उठा रही हूँ और ना ये कह रही हूँ कि उसने मीडिया को इन पकड़े गए लोगों के फोटो या फिर सामान की फोटो क्यों नहीं दी है। मैं आज आपको एक और खबर दिखाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस खबर को देखने और सुनने के बाद आप ये ज़रूर सोचें कि जितने भी मुस्लिम नौजवान आतंकवाद के लेवल के साथ पकड़े जाते हैं, उन्हें अदालतें 10 या फिर 20 साल बाद बरी क्यों कर देती हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मरहूम अहमद पटेल साहब का ये पोस्ट देखिए। वो ये लिख रहे हैं कि ये वाकई हैरान करने वाला है कि पुलवामा हमले के एक्यूज को एनआईए ने जमानत दे दी, क्योंकि एनआईए एक्यूज के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं कर सका। अहमद पटेल ने ये पोस्ट साल 2020 में 27 फरवरी को शाम को लिखी। अब इस खबर को आप तफसील से जानिए और आप गूगल पर सिर्फ यूसुफ चौपन नाम लिखिए, तब आपको पता चलेगा कि यूसुफ चौपन नाम के जिस शख्स को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने पुलवामा हमले के संबंध में गिरफ्तार किया था, उसे एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने ये कहा है कि चूंकि एनआईए यूसुफ को गिरफ्तारी के 180 दिन बाद भी उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं कर सकी, लिहाजा यूसुफ जमानत का हकदार है। सोचिए, अदालत ने यूसुफ के मामले में ये कहा कि यूसुफ जमानत का हकदार है। तो दोस्तों, बस ऐसा ही है। मैं इस मामले में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आप लोग बहुत समझदार हैं और ये खूब समझेंगे कि महाराष्ट्र में आज जिन लोगों को इस्लामिक स्टेट के एजेंडे को चलाने के लिए चक्कर में गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ आगे क्या होने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इस खबर में भी अब क्राइम से ज़्यादा धर्म देखा और ढूंढा जा रहा है। कल लखनऊ पुलिस गैंगरेप के 3 आरोपियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये बताती है कि लखनऊ के जिस अस्पताल में एक युवती के साथ रेप हुआ था, उसके आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ पुलिस बाकायदा इनके नाम भी बताती है, लेकिन आईटी सेल से ताल्लुक रखने वाले लोग इस खबर को सिर्फ 2 नाम बताकर पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि लखनऊ में जिस लड़की का रेप किया था, उसके रेपिस्ट असलम और सुहेल है। कई ट्विटर हैंडल से इस खबर को पब्लिश किया जाता है। पहली नज़र में आप इन पोस्ट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि लड़की का रेप सिर्फ मुसलमानों ने किया है,
लेकिन जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम पत्रकारों और कुछ ईमानदार पत्रकारों ने सुना तो उन्होंने तीसरे आरोपी का नाम बताया और ये कहा कि तीसरे आरोपी का नाम सत्यम मिश्रा है। यानी लड़की के साथ रेप सत्यम मिश्रा, असलम और सुहेल तीनों लोगों ने किया था, लेकिन मीडिया ने सिर्फ 2 ही नाम बताए। सोचिए इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। क्या मीडिया अब रेप जैसी क्राइम को वारदातों में भी धर्म को ढूंढती है? क्या उसकी नज़र में एक रेपिस्ट अगर हिंदू है तो जुर्म नहीं है? दरअसल ये गोदी मीडिया का इस्लामोफोबिया है। हमारे देश का मीडिया इस्लामोफोबिया का शिकार है। ये बात वो लोग अच्छी तरह जानते हैं जो ऐसी गोदी मीडिया के बीच काम करते हैं। आरफा के एक शो में न्यूज़ 18 के एक एम्प्लॉय ने ये बताया कि कैसे टीवी मीडिया जिन खबरों को दिखाता है वो असल में वो खबरें बेंगलोर में बैठा बीजेपी के आईटी सेल तय करता है। खैर, अब बात कुछ सियासत से जुड़ी करते हैं। कल नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया चीफ मिनिस्टर बना दिया। इस खबर के बाद लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी एक लकी ड्रॉ की तरह है। यहाँ कब किसकी किस्मत खुल जाए और कब किसकी किस्मत फूट जाए कोई नहीं जानता। मोदी ने कल मोहन यादव को सीएम भी बना दिया और पुराने सीएम शिवराज से उन्हें खुशी खुशी गुलदस्ता भी दिलवा दिया। लेकिन क्या वाकई बीजेपी ऐसी पार्टी है जो चौंकाती है या फिर इस पूरे ड्रामे की स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जाती है? आज आपको मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव की इस तस्वीर को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर ये बताती है कि दरअसल बीजेपी पार्टी के फैसले मोदी या अमित शाह नहीं करते, बल्कि ये फैसले नागपुर में होते हैं और कोई और करता है। इसलिए बीजेपी की इस पार्टी में कभी कोई बगावत नहीं होती, कभी कोई नाराज नहीं होता और खुशी खुशी फैसले को स्वीकार भी किया जाता है। खैर, एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छी बात भी है और इससे खासतौर पर मुसलमानों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमानों में आज बिखराव बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी चुनाव होते हैं तो मुस्लिम बहुल इलाकों में एक ही सीट पर 10 अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं, जो मुसलमानों के पिछड़ने की वजह बनते हैं। सोचिए अगर बीजेपी की तरह मुस्लिम भी एक हो जाएं और कोई ये फैसला कर ले कि एक सीट से एक ही उम्मीदवार एक ही पार्टी का खड़ा होगा या फिर इलेक्शन लड़ेगा, तो क्या आज संसद में मुस्लिम सांसदों की कोई कमी होती? यकीनन नहीं। लेकिन मुस्लिम कभी ऐसा नहीं करते, उनमें इख्तिलाफ हमेशा बना रहता है। और इस वीडियो के आखिर में आपको इजराइल की मीडिया से आ रही एक और खबर बताती हूँ। ये खबर भी ऐसी है जिसे आपको अपने देश का और पश्चिमी मीडिया नहीं दिखाएगा। दरअसल जैक्सन नाम के एक ट्विटर हैंडल से इस मीडिया रिपोर्ट को पोस्ट किया गया है। ये मीडिया रिपोर्ट 2 बातें बताती है। पहली बात तो कि इजराइल जिस 7 अक्टूबर के हमले का जिक्र करता है और ये कहता है कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमला करके कई लोगों को मारा था और बंदी भी बनाया था, वो सब झूठ है। इसी फेस्टिवल में, इसी हमले में जो इजरायली लोग बच गए थे, उन्होंने अब ये खुलासा किया है कि म्यूजिक फेस्टिवल पर गोलियां हमास के लड़ाकों ने नहीं बल्कि इजराइल के लड़ाकों ने चलाई थीं। और दूसरी बात यह है कि अब इजराइल के लोग इजराइल की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वो नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल पर हुए हमले की जांच के लिए एक आधिकारिक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाए जो निष्पक्ष तरीके से जांच कर सके। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि खुद इजराइल के लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे देश का मीडिया ये तो दिखा देता है कि इजराइल अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि इजराइल के लोग उसी इजराइल के बारे में क्या सोचते हैं। वो हमें भी ये बता देगा कि जो लोग हमास या फिर फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो देशद्रोही हैं, लेकिन वो इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बताएगा। और जाते जाते शाहरुख खान की इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीर आज सुबह की है जब शाहरुख खान वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। लोग ये समझते हैं कि शाहरुख खान एक मुस्लिम एक्टर है और वो बतौर मुस्लिम एक्टर की फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि शाहरुख खान एक हिंदू एक्टर है जो मंदिरों में जाता है, वहाँ भगवान की पूजा करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।